आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 जो है व्यवसाय और सेवा क्षेत्र। व्यवसाय बिजनेस जब हम करते हैं बच्चों तो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और उस वस्तु का उत्पादन करने के बाद उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने में हम सभी जानते हैं बहुत सी क्रियाएं आती हैं। इन क्रियाओं को पूर्ण करना ही, इन क्रियाओं को संपन्न करना ही सेवा क्षेत्र होता है। इन सेवाओं को कई बार उत्पादन जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है वही संपन्न नहीं कर पाता। जिसने अपना व्यवसाय स्थापित किया, वस्तु को उत्पादन किया, वही व्यक्ति उस वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं को संपन्न करने में बहुत भारी मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है जो सभी व्यवसायी पूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए इन सेवाओं को व्यवसाय की सेवाएं कहा जाता है क्योंकि ये व्यवसाय को पूर्ण करने में ही प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन व्यवसायी द्वारा नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा इन सेवाओं को पूर्ण किया जाता है। हम जानेंगे सेवाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला है अदृश्यता। जी हाँ बच्चों, जो सेवाएं होती हैं वह अदृश्य होती हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते। जैसे कि हम लोग पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, लेकिन यहीं पर हम किसी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, लेकिन इसके बदले हमें कोई वस्तु उपयोग के लिए नहीं मिलती, सिर्फ हम आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार की सेवाएं अदृश्य होती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। सुविधापूर्ण जो सेवाएं होती है बच्चों वह सुविधा से भरी हुई होती है। हम अपनी सुविधा के अनुसार उनको कम या ज्यादा या अपने तरीके से बदल सकते हैं सुविधा के अनुसार। पृथकता विहीन। जी हाँ बच्चों, जो सेवाएं होती हैं वह पृथकता विहीन होती हैं, अलग अलग नहीं होती। जो उपभोग कर रहा है, जो सेवा प्रदान कर रहा है वह और जो सेवा प्राप्त कर रहा है वह दोनों सामने होना आवश्यक होते हैं। दोनों अलग अलग हो गए तो सेवाओं का आदान प्रदान नहीं होता। संचय का अभाव। जी हाँ बच्चों, जैसे वस्तुओं को हम इकट्ठा करके रख सकते हैं, भंडारण करके रख सकते हैं, वैसे सेवाओं को भंडारित करके नहीं रखा जा सकता। संबद्धता। जी हाँ बच्चों, जो सेवाएं होती हैं वह बंधी हुई रहती हैं, उपभोग करने वाले से लेकर उपयोगिता करने वाले या उत्पादन करने वाले से आपस में बंधी हुई रहती है, संबद्धता रहती है। अब हम जानेंगे सेवा और वस्तुओं में अंतर। सबसे पहला है प्रकृति। जो सेवाएं होती हैं वह अमूर्त और अभौतिक होती हैं। सेवाओं का कोई शक्ल नहीं होती, कोई उसका आकार नहीं होता, लेकिन वस्तुएं मूर्त और भौतिक होती हैं। वस्तुओं को हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। संग्रहण। सेवाओं का संग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको इकट्ठा करके भंडारण करके नहीं रख सकते, जबकि वस्तुओं का संग्रहण किया जा सकता है। हस्तांतरण, यानी कि हम सेवाओं को ग्रहण करके किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकते, जबकि वस्तुओं को हम लेकर किसी और को दे सकते हैं, उसका हस्तांतरण कर सकते हैं। एक रूपता। सेवाओं में एक रूपता नहीं पाई जाती। आज मैंने किसी की सेवा ली और कल वही व्यक्ति किसी और को अगर सेवा दे रहा है तो जैसी सेवा उसने मुझे दी, जैसी सेवा जैसा अपनी ड्यूटी उसने मुझे दी, वह ड्यूटी वो किसी और को वही उसी रूप में नहीं दे पाएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जबकि वस्तुओं में एक रूपता पाई जाती है। जो वस्तु मैं आज लूंगी, आज एक पेन मैंने खरीदा, आज से 2 दिन बाद में मैं उस पेन को खरीदूंगी तो वह उसी रूप में मिलेगी मुझे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगला है निष्पादन एवं उत्पादन। जी हाँ बच्चों, जो सेवाएं होती हैं उनका निष्पादन किया जाता है, जबकि जो वस्तुएं होती हैं उसका उत्पादन किया जाता है। अभिन्नता। सेवाओं का निष्पादन और उत्पादन एक ही जगह एक ही समय में होता है, जबकि वस्तुओं का उत्पादन और निष्पादन अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। अब हम जानेंगे बच्चों सेवाओं के प्रकार। सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है व्यक्तिगत सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और व्यावसायिक सेवाएं। व्यक्तिगत सेवाएं वह होती हैं जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति के समूह को अपनी सेवाएं देता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत सेवाएं। इस सेवा के बदले वह लाभ भी अर्जित करता है और अपनी सेवाएं एक निश्चित समय के लिए प्रदान करता है। अगला है सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाओं में हम अपनी इच्छा से समाज के किसी व्यक्ति, किसी समूह के लिए सेवा प्रदान करते हैं। उसके लिए हम
भावना नहीं रखते। आगे है व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं जो किसी व्यक्ति व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें एक तरफ किसी व्यक्ति को वस्तु दी जाती है और दूसरी तरफ उस वस्तु के बदले हम लाभ को अर्जित करते हैं, उसे कहते हैं व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं व्यवसाय को पूर्ण करने के लिए भी चलाई जाती हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन सेवाएं, संप्रेषण, भंडारण, ये सभी सेवाएं व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र बच्चों बहुत है जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई सेवाएं प्रदान करती है, उसे कहा जाता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के प्रकार बैंकिंग, बीमा, संचार या संप्रेषण, भंडारण, परिवहन, ये सब सेवा क्षेत्र होते हैं। यह लाभ कमाने के उद्देश्य से संस्थाओं को स्थापित करते हैं और अपनी सेवाओं से लाभ कमाते हैं, व्यक्तियों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बैंकिंग। बैंक क्या होता है? हम बैंक से भली भांति परिचित है। बैंक क्या होता है हम सभी ने देखा है। बैंक सिर्फ एक संस्था है जो अपने आय के लिए जिन व्यक्तियों के पास अतिरिक्त मुद्रा होती है उन्हें आकर्षित करके उस मुद्रा को लेती है और जिन्हें उस मुद्रा की आवश्यकता होती है उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार वह मुद्रा प्रदान करके ब्याज कमाती है, खुद भी ब्याज कमाती है और जिसके पास अतिरिक्त मुद्रा थी जिससे लेती है उसे भी ब्याज देती है, जिससे यह आय प्राप्त करती है दो व्यक्तियों के बीच में रहकर। यह अपनी सेवाएं देकर आय प्राप्त करती है। बैंकों का हम जानेंगे, बैंकों का महत्व या लाभ या उपयोगिता क्या होती है। बैंक सबसे पहला है बचत की आदत। बैंक एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के अंतर्गत बचत की आदत डालता है। बचत की आदत कैसे? बैंक हमें यह लालच देता है कि जितना आप पैसा जमा करेंगे उसके बदले में आपको अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। तो लोग ब्याज के चक्कर में अपने पैसे को बचाकर बैंक में जमा करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे उनके अंदर बचत की आदत डलती है। सुरक्षा का प्रबंध। जी हाँ बच्चों, जो बैंक होती है उसके अंतर्गत हम अपनी सुरक्षा महसूस करते हैं। हम अपने पैसे की, अपनी ज्वेलरी की, अपने इम्पोर्टेंट दस्तावेजों को भी बैंकों में सुरक्षित रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है बैंक जो है सुरक्षा प्रदान करने वाली सेवाएं भली भांति देती है। पूंजी का निर्माण। हम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे अमाउंट्स को बैंकों में जमा करते हैं, जिससे एक बड़े अमाउंट का निर्माण होता है जो पूंजी के रूप में हमारे लिए निर्मित हो जाता है। धन का हस्तांतरण। बैंकों द्वारा धन का हस्तांतरण किया जाता है। जिसके पास अतिरिक्त धन है उनसे बैंक लेती है और जिनको आवश्यकता होती है उनको पहुंचाती है, जिससे बैंक क्या कर रहा होता है, दो व्यक्तियों के बीच धन का हस्तांतरण करने का काम करता है। भुगतान की सुविधा। बैंकों से हमें भुगतान की सुविधा है। आजकल हम लोग देख रहे हैं डिजिटल भुगतान जो करते हैं वह हम लोग बैंकों के माध्यम से ही करते हैं, जो बैंकों हमें सुविधा प्रदान करती है। व्यापार में सुविधा। बिजनेस में बैंक बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करती है। व्यापार में लोन देना, लोन लेना, व्यापार में जो हम लाभ कमाते हैं उसको जमा रखना, उस पर ब्याज देना, इस तरीके से कई सारी सुविधाएं बैंक व्यापार को उपलब्ध कराती है। साख की सुविधा। गुडविल, जिसकी हम जो अच्छे ग्राहक होते हैं बैंकों के, उनकी साख अच्छी होती है तो उन्हें आसानी से लोन देने का भी सुविधा बैंक हमें प्रोवाइड करती है। सरकार को लाभ। सबसे ज़्यादा लाभ होता है सरकार को बैंकों से, क्योंकि हम जो पैसा जमा कर रहे होते हैं उस पर ही ब्याज, उसको ही इकट्ठा करके बैंक सरकार को मुनाफा पहुंचाती है, उन्हें लाभ पहुंचाती है। आयात निर्यात में सहायक। जब हम अपने देश की वस्तुओं का आयात करते हैं या निर्यात करते हैं जिसमें विदेशी मुद्रा का चलन हो जाता है, तो विदेशी मुद्रा का हस्तांतरण करने का काम भी बैंकों द्वारा ही किया जाता है, जिससे इसमें सुविधा हो जाती है। धातु मुद्रा के प्रयोग में बचत। जी हाँ बच्चों, धातु मुद्रा द्वारा चलाई जाती है, उनके प्रयोग से भी बचत होती है। नैतिक गुणों का विकास। बैंकों द्वारा नैतिक गुणों का भी विकास होता है। तो ये थे बच्चों बैंकों के महत्व या लाभ। अब हम जानेंगे बैंकों के कार्य। बैंक के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले धन जमा करना या जमा प्राप्त करना। जी हाँ बच्चों, बैंकों में कई तरीके के खाते होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपने पैसों को, धन को जमा कर सकते हैं, जैसे चालू खाता,
बचत खाता, स्थायी जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, बहुविकल्प जमा खाता। इन्हीं खातों के द्वारा हम अपने पैसों को जमा करके बैंकों में सुरक्षित रख सकते हैं और उस पर ब्याज प्राप्त करते हैं, अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त करते हैं। चालू खाता बच्चों करंट अकाउंट जिसको जाना जाता है। करंट अकाउंट में हम कभी भी किसी भी समय अपने पैसे को जमा कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे निकाल सकते हैं। इस पर ब्याज नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए चलाया जाता है। बचत खाता एक निश्चित समय के लिए बचत खाता खोला जाता है और उसमें निश्चित राशि जमा करनी होती है। एक निश्चित राशि किश्तों में हम जमा करते हैं और समय पूरा होने पर हमें उसके साथ ब्याज लगकर हमारा पैसा पूर्ण रूप से मिल जाता है। स्थायी जमा खाता एक फिक्स अमाउंट होता है जिसको हम एक फिक्स समय के लिए डिपॉजिट कर देते हैं और उस समय पूरा होने के बाद हमें हमारा पैसा प्लस उसके साथ ब्याज लगकर हमें मिल जाता है। आवर्ती जमा खाता, ये जमा खाता आप अपने अकॉर्डिंग पैसा कुछ समय के बाद इंस्टॉलमेंट में जमा करते हैं और समय पूरा होने पर आपको उसके अच्छे ब्याज के साथ वह पैसा वापस मिलता है। धन उधार देना, दूसरा जो काम होता है बैंक का वो होता है धन उधार देना। जी हाँ, बैंक हमसे पैसा जमा तो करवाती है लेकिन उसी जमा पैसे को बैंक किसी जरूरतमंद को जिन्हें आवश्यकता होती है उन्हें उधार के रूप में देती है। उधार देने के साथ वह गारंटी लेती है और गारंटी के साथ ही वह उस जो उधार पैसा दे रहे हैं उस पर एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित प्रतिशत में ब्याज प्राप्त करती है जो उसका मुनाफा होता है। पहला है नगद साख, जो उधार जमा करना होता है उसमें नगद साख, अधिविकर्ष, सामान्य ऋण एवं अग्रिम ऋण, विनिमय विपत्र पर बट्टा काटकर धन देना, ये होते हैं उसके धन उधार देने के नियम। इसी तरीके से वह कई लोगों को धन उधार देकर अपने व्यवसाय को संचालित करती है। चेक सुविधा, हम सब जानते हैं बैंक में जब हम खाता खुलवाते हैं तो हमें एक चेक बुक दी जाती है। वह चेक सुविधा हमें बैंक ही प्रोवाइड करता है ताकि जो खाता हम खोल रहे हैं उसमें हम अपना जो पैसा जमा करते हैं और उसी पैसे का हम उपयोग चेक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवसाय करके कर सकते हैं। अगला है प्रतिनिधि या एजेंसी के कार्य। जी हाँ, जो बैंक होता है वह प्रतिनिधि और एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। प्रतिनिधि इन द सेंस हम दो व्यापारियों के बीच में वह एक एजेंट के रूप में काम करता है, मुझसे पैसा लेता है, किसी और को उधार देता है, उसका उधार का ब्याज लेकर वो मुझे प्रॉफिट देता है। तो ये प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना होता है, एक एजेंसी के रूप में कार्य करना होता है। सामान्य उपयोगिता के कार्य, जनरल उपयोगिता के कार्य, हम लोग छोटे मोटे काम भी बैंकों से कर सकते हैं। जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमारा जो फीस होती है हम लोग बैंकों के थ्रू दे देते हैं, या हमें कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट में मिलनी होती है तो हम कोई चीज़ खरीदने चले जाते हैं तो बैंकों का प्रयोग करके, ऐसे कई सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो बैंक हमारे लिए करता है। अब हम जानेंगे आधुनिक बैंकों के प्रकार। अब जो आधुनिक काल में जो बैंकों के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है वाणिज्य बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, बचत बैंक, केंद्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, देशी बैंकर, भारतीय निर्यात आयात बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक। ये सभी आधुनिक बैंकों के प्रकार हैं जो अभी रिसेंटली हम लोग प्रयोग में लाते हैं इन बैंकों के। ये बैंकों के नए रूप हैं। पहला है वाणिज्य बैंक। ये वाणिज्य बैंक वह होती है जो व्यवसाय के लिए मेन मोटिव होता है इनको व्यवसाय को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो वह लोन लेकर उस वाणिज्य बैंक से लोन लेकर अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकता है। जो इसका व्यवसाय चल रहा होता है वह अपनी रोज की इनकम को, अपनी बचत को बैंकों में जाकर जमा करके अपने खातों को संचालित कर सकता है। तो वह वाणिज्य बैंक जो होता है वो प्रॉपर व्यापारियों के लिए होते हैं जो व्यापार की सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं। औद्योगिक बैंक, औद्योगिक बैंक बच्चों जो उद्योगों के लिए स्थापित किए जाते हैं, उद्योगों को ध्यान में रखकर उन्हें स्थापित किया जाता है। ये औद्योगिक बैंक के भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, HDFC बैंक, ये सब भारतीय औद्योगिक बैंक है जो उद्योगों की स्थापना के लिए संचालित किए जाते हैं। कृषि बैंक, कृषि बैंक जो कृषकों को अनाज के लिए और बीज के लिए और
कृषि खरीदने के लिए उधार वित्त देती है और उधार लोन देती है और उससे प्रॉफिट कमाती है। विदेशी विनिमय बैंक विदेशों से जो मुद्रा प्राप्त होती है उन मुद्राओं का लेन देन करने के लिए जिन बैंकों का उपयोग किया जाता है वह विदेशी विनिमय बैंक कहलाती है। विदेशी विनिमय बैंक में हम विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान कर सकते हैं। बचत बैंक छोटे छोटे स्तर के व्यक्तियों को छोटे छोटे रूप में बचत करने को प्रोत्साहन करती है कि इनकी बचतों को जमा करके उन्हें एक आवश्यकता पड़ने पर एक मुश्त राशि या इकट्ठी राशि प्रदान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। केंद्रीय बैंक हमारे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। यह बैंकों का बैंक कहलाता है। केंद्रीय बैंक जो अपने अंदर छोटे छोटे बैंकों को शाखाओं को स्थापित करके उनको संचालित करता है। ग्रामीण बैंक जो ग्रामीण स्तरों पर चलाए जाते हैं। ग्रामीण बैंक के अंतर्गत ग्रामीण के किसानों को और गांव में रहने वाले निम्न स्तरीय लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाते हैं या गांव में ही संचालित किए जाते हैं। सहकारी बैंक जो 3 तरीके के होते हैं, एक होता है क्षेत्रीय सहकारी बैंक, दूसरा होता है मध्य स्तरीय और तीसरा होता है राज्य स्तर पर जो सहकारी बैंक चलाए जाते हैं। सहकारी बैंक सहकारी सिद्धांतों के आधार पर संचालित किए जाते हैं। भूमि विकास बैंक जो बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन अवधि के लिए लोन उपलब्ध कराते हैं या भूमि के विकास के लिए संचालित किए जाने वाले बैंक होते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक यह वह बैंक होते हैं जो आयात निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए संचालित किए जाते हैं। भारत से जो आयात और निर्यात व्यापार किया जाता है उनको और अधिक बढ़ाने के लिए ही इन बैंकों की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय आवास बैंक जो सरकार द्वारा चलाया जाता है जिसमें हर व्यक्ति को अपना आवास उपलब्ध हो सके। ऐसे बैंक यह बैंक उन लोगों को जो आवास चाहते हैं उनके लिए लोन उपलब्ध कराते हैं और उचित मात्रा में उनके लोन चुकाने की कई सारे तरीके उपलब्ध कराते हैं। तो ये थे बच्चों आधुनिक बैंकों के प्रकार। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।